Assalamu alaikum. Dear students, I'm Dr. Imran Aziz, and today we'll start our course Electromagnetic Field Theory EE353. हम जो बुक फॉलो करेंगे इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बाय विलियम हेट एंड जॉन ए बक। ये 8th एडिशन है बुक का, ऑनलाइन ये अवेलेबल है। हम इसी को जो है वो यूज़ करेंगे। और इसके जो तकरीबन पहले 9 चैप्टर्स हैं, वो हम जो है वो इस कोर्स में स्टडी करेंगे, जो कि वेक्टर एनालिसिस है। चैप्टर 1 कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, गाउसेस लॉ, डाइवर्जेंस। चैप्टर 4 एनर्जी एंड पोटेंशियल, कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, कैपेसिटेंस, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्सेस, मटेरियल्स, इंडक्टेंस, टाइम वेरिंग फील्ड्स एंड मैक्सवेल इक्वेशंस। तो होपफुली हम यहाँ तक जो है ये कोर्स है वो इसमें कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा, ये इसकी कोर्स आउटलाइन है डिटेल के अंदर, अगर आप देखना चाहें तो जो चैप्टर 1 है इस बुक का वो वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड है। और इसमें बेसिकली हम स्टडी करेंगे वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ये जस्ट ओवरव्यू है, चीज़ें वो हैं जो आपने ज़्यादातर एफएससी के अंदर पढ़ी हुई हैं। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स हैं, वेक्टर अलजेब्रा है, सॉरी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। और फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। दो और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हम देखेंगे, एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं और एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। तो ये हम जब फर्स्ट चैप्टर के, तो शुरू करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसको हम क्विकली चीज़ों को ओवरव्यू करेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपने पहले शायद एफएससी वगैरह के अंदर ये चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं, तो इनको क्विकली ओवरव्यू करेंगे। तो स्केलर जो है वो कोई भी क्वांटिटी जिसको एक रियल नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड स्केलर। फॉर एग्जांपल, यानी कि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उसकी रियल वैल्यू से, उसकी वैल्यू से उसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, मास, टाइम, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल हैं। और क्वांटिटी बेसिकली कोई भी ऐसी चीज जिसको मेजर किया जा सके, दैट इज क्वांटिटी। और जिसको मेजर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ना हो, वो स्केलर क्वांटिटी है। और जिस क्वांटिटी को मेजर और रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, और दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। और फिर एक चीज जो हम बड़ी इस बुक के अंदर देखेंगे, इस कोर्स के अंदर देखेंगे, वो फील्ड्स हैं, बेसिकली स्केलर और वेक्टर फील्ड्स। तो फील्ड जो है जैसे यहाँ पे इस फिगर के अंदर ये शो किया गया है, ये डिफरेंट वेक्टर्स हैं। और ये इनकी लेंथ डिफरेंट हैं, इनकी डायरेक्शंस डिफरेंट हैं। तो ये सारी मिलके बेसिकली एक फील्ड जो है वो बन रही है। और इसमें हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो फील्ड्स के साथ होगा। और चूंकि जैसे हम यहाँ पे इस फिगर के अंदर भी देख सकते हैं, तो फील्ड जो होती है वो उसकी वैल्यू वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन एंड टाइम। आप पोजीशन चेंज करें, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो उस फील्ड की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। इस तरीके से टाइम जो है वो अगर चेंज करते हैं तो उस तरीके से भी वैल्यू जो है वो चेंज होगी। और अगर हम डिफाइन करना चाहें तो फील्ड में बी डिफाइंड एज सम फंक्शन दैट कनेक्ट्स एन आर्बिट्रेरी ऑरिजिन टू ए जनरल पॉइंट इन स्पेस। यानी कि मैथमेटिकली हम फील्ड को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसकी मिसाल लें तो इसकी हम ये मिसाल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो फील्ड है ये फॉर एग्जांपल एक हवा का प्रेशर है जिसको रिप्रेजेंट कर रही है। और कहीं पे अगर हवा का प्रेशर ज़्यादा है, इनकी उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो वहाँ पे इस वेक्टर की लेंथ जो है वो ज़्यादा है। और ये डायरेक्शन जो है वो उस हवा की डायरेक्शन को जो है वो शो कर रही है। और कहीं पे अगर इस वेक्टर की लेंथ जो है वो कम है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू जो है वो कम है।
या स्पीड की अगर हम एग्जांपल लें तो स्पीड जो है वो यहाँ पे हवा की कम है, और ये जो वेक्टर की डायरेक्शन है ये उस जगह पे जो है वो हवा की डायरेक्शन को जो है वो शो करेगा कि हवा किस तरफ डायरेक्टेड है। तो इसको नॉर्मली हम इस तरीके से, यानी कि डिफरेंट पोजीशन के ऊपर, चूंकि हवा की डायरेक्शन डिफरेंट है या हवा की वैल्यू डिफरेंट है, तो इसको हम सिंपल एक वेक्टर कहने की बजाय इसको एक वेक्टर फील्ड का नाम हम जो है वो इसको दे सकते हैं। और इसको नॉर्मली हम मैथमेटिकल रिलेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिसमें हम जब फॉर एग्जांपल ये अगर एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस है ये वाला, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, तो हम कोई मैथमेटिकल इसको एक्सप्रेशन दे देते हैं, लेट अस से वी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 2xy, जिसका मतलब ये होगा, हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ वेक्टर फील्ड। ये मैग्नीट्यूड्स हैं, और हम ये कह सकते हैं 2xy इंटू ए एक्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू ए वाई यूनिट वेक्टर। सो इस तरीके से हम जो इस वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे x और y की डिफरेंट वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे, तो आपको उस पॉइंट के ऊपर जो है ये वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू भी बताएगा कि वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ये जो इक्वेशन है ये आपको एग्जैक्टली बता देगी कि उस जगह के ऊपर वेलोसिटी की क्या मैग्नीट्यूड है और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। तो इसको हम इन जनरल जो है वेक्टर फील्ड का जो नाम दे देते हैं। और फील्ड जो है ये स्केलर फील्ड्स भी होती हैं, वेक्टर फील्ड्स भी होती हैं। जैसे अगर हम मिसाल लें कि हमारे पास एक बाउल है जिसके अंदर जो है वो पानी है, लेटर से गर्म पानी है, लेकिन ये हो, या फॉर एग्जांपल सूप है, तो अब ये पॉसिबल है, हमने इसको माइक्रोवेव ओवन में गर्म किया, हमने गर्म करके बाहर निकाला, तो हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि उसकी किसी जगह पे वो जो बाउल के अंदर सूप है वो कहीं पे वो गर्म है, कहीं पे ज्यादा गर्म है, कहीं पे कम गर्म है। तो इसको हम जो है वो एक टेम्परेचर फील्ड का जो है वो नाम दे सकते हैं। थ्रू आउट दी बाउल जो है वो उसकी वैल्यू वेरी कर रही है। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि जमीन के ऊपर किसी डेंसिटी की मिसाल लें, तो डेंसिटी जो है वो भी एक स्केलर फील्ड है। इसी तरीके से अगर हम वेक्टर्स की बात करें, वेक्टर फील्ड्स की बात करें, तो ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो जमीन की वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इसी तरीके से अगर किसी केबल के अंदर जो है वो वोल्टेज की वेरिएशंस को देखें, पोटेंशियल ग्रेडियंट या वोल्टेज ग्रेडियंट, तो ये एक वेक्टर फील्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि आप आपके आपके पास अगर कोई सरफेस है, आपके पास अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर जो है वो कोई स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यूज अगर चेंज हो रही हैं, डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, तो इसको एक फील्ड का नाम जो है वो दिया जा सकता है। और उस फील्ड में आप स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और टाइम, जब आप उस फील्ड के अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है कि v इज इक्वल टू एक्स वाई in the direction of x plus y square in the direction of y, unit vector in the direction of x and unit vector in the direction of y। तो इसमें जब x y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू देंगे, तो उस स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी x और y की अगर वैल्यू 1 1 हो, अगर 1 1 पॉइंट हो, तो ये v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 2ax प्लस 1ay यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से इस v की मैग्नीट्यूड निकाली जा सकती है। v की मैग्नीट्यूड का क्या तरीका है, इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 4 प्लस 1, तो ये 5 का स्क्वायर रूट, ये इसकी मैग्नीट्यूड होगी इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की। और डायरेक्शन क्या होगी, वो हम इस वेक्टर को इस वेक्टर को जो है हम डिवाइड कर देते हैं इसकी मैग्नीट्यूड के साथ, तो ये हमारे पास जो है वो डायरेक्शन आ जाती है कि वो किस डायरेक्शन में वहां पे, ये अगर हवा है तो हवा जो है वो उस वक्त किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो इस तरीके से हम जो है, ये फील्ड है, फील्ड के अंदर हम डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यूज देंगे, तो हमारे पास उस एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर हमारे पास वेक्टर आ जाता है। जैसे हमने जब यहाँ पे 1 1 वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया। फिर हम आगे चलते हैं वेक्टर अलजेब्रा, और ये भी वो चीजें हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं। अगर दो वेक्टर्स हैं आपके पास ए और बी, अगर उनको ऐड करना है, तो एक तरीका ऐड करने का ये है
कि एक तरीका ये है कि बाय ट्राइंग बोथ वेक्टर्स फ्रॉम ए कॉमन ओरिजिन, तो इन दोनों की टेल जो है वो मिला दें दोनों वेक्टर्स की। जब टेल मिलाएंगे तो इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रा करें, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रा करें, तो इनको मिलाने के लिए हम जो है वो ये जो वेक्टर ड्रा करते हैं, दिस इज ए प्लस बी वेक्टर। और दूसरा तरीका ये है जिसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं कि ए वेक्टर इज हेयर, बी वेक्टर की टेल जो है वो ए की हेड के साथ मिला दें, तो दिस इज बी। और आखिर में फर्स्ट की टेल और लास्ट का हेड, इन दोनों को मिला दें, फर्स्ट की टेल लास्ट का हेड, तो दिस गिव्स अस द सम वेक्टर और एडिशन वेक्टर, ए प्लस बी। इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं दो वेक्टर्स को, तो सब्ट्रैक्शन भी हम एडिशन की तरह ही कर सकते हैं। ए माइनस बी को हम बेसिकली ए प्लस इंटू माइनस बी लिख सकते हैं। और माइनस बी का बेसिकली मतलब ये होगा कि हम उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं कि ये अगर वेक्टर है हमारे पास प्लस बी, तो इसकी डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दें इस तरीके से, तो दिस वेक्टर बिकम्स माइनस बी। 180 डिग्री शिफ्ट कर दें डायरेक्शन को, तो दिस बिकम्स माइनस बी। तो अब अगर ए और बी को ऐड करते हैं तो दिस इज बेसिकली ए माइनस बी। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, तो चूंकि इससे आप फेमिलियर हैं पहले से, तो किसी भी वेक्टर को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक लेंथ्स चाहिए होती हैं, कुछ डायरेक्शंस चाहिए होती हैं, कुछ एंगल्स चाहिए होते हैं, प्रोजेक्शंस चाहिए होती हैं, या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं जो कि हमें गिवन होने चाहिए। तो नॉर्मली जो है तीन कॉमन मेथड्स हैं इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इनमें से हम जो भी डिस्कस करेंगे वो रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगुलर कार्ड। आप इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे एक रूम है हमारे पास, और इस रूम का कोई एक कॉर्नर ले लें जो कि फॉर एग्जांपल फर्श को और दो दीवारों को जो है वो मिलाता है। आप अगर कहीं पे खड़े हैं या बैठे हैं रूम के अंदर, तो आप इस प्लेन को, जिसको ये Z0 प्लेन कह रहा है, इसको फर्श कंसीडर कर लें, और ये जो लेफ्ट साइड पे प्लेन है ये एक दीवार है। इस तरीके से ये जो सामने आपके प्लेन है ये एक और दीवार है, और इन ये तीनों जहाँ पे आके मिल रहे हैं प्लेन्स, ये हमारे पास बेसिकली ऑरिजिन पॉइंट है। तो ये कोना है कमरे का एक, और इसमें ये जो हमारे पास एक्सिस है ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो है वो जी एक्सिस है। और अगर आप देखें तो जो अगर ये पॉइंट ऑरिजिन पॉइंट है, तो इसमें जो फर्श है, फर्श के ऊपर z की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जो हम ऊपर जाएंगे तो बेसिकली z की वैल्यू बढ़ना शुरू करेगी। अगर हम इस पॉइंट से नीचे जाते हैं तो z की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। तो जब हम ऑरिजिन के पैरेलल हैं, तो यहाँ पे फर्श के अंदर जो है, फर्श के ऊपर z की वैल्यू जो है वो 0 होगी। इस फर्श के ऊपर जो है वो सिर्फ x और y की वैल्यू जो है वो मौजूद होंगी, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो z की चूंकि इस फर्श के ऊपर 0 वैल्यू है, इसलिए इसको Z0 प्लेन भी कहा जाता है। इसी तरीके से ये जो लेफ्ट वाली दीवार है, ये लेफ्ट वाली दीवार बेसिकली दो एक्सिस के दरमियान है, एक एक्स एक्सिस और एक जी एक्सिस। तो इसको जो है यहाँ पे इस दीवार के ऊपर y की वैल्यू 0 होगी, इसलिए इसको Y0 प्लेन का नाम दिया जाता है। इसी तरीके से जो सामने वाली दीवार है, इस सामने वाली दीवार पे हमारे पास ये y और z एक्सिस के दरमियान है, और x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो इसलिए इसको x0 प्लेन भी कहा जाता है। इसी तरीके से ये जो प्लेन है जिसको Z0 प्लेन कहा जा रहा है, इसको XY प्लेन का नाम भी दिया जाता है। इसको XY प्लेन का नाम भी दिया जाता है क्योंकि ये यहाँ पे X और Y की वैल्यूज वेरी करती हैं, Z की वैल्यू या 0 है या कांस्टेंट है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये प्लेन जो है वो Z0 पे एग्जिस्ट करे, ये हो सकता है कि ये प्लेन को हम थोड़ा सा ऊपर भी लेके आ सकते हैं। यानी कि इस फर्श को अगर हम एलिवेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इस पूरे के पूरे फर्श को हम एलिवेट कर देते हैं, 1 मीटर या 1 फुट हम एलिवेट कर देते हैं, तो वहां पे z की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, z की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी वहां पे। लेकिन वो जो सारे का सारा प्लेन होगा वो एक्स वाई प्लेन ही कहलाएगा। इसी तरीके से ये जो प्लेन है इसको वाई जी प्लेन का नाम भी दिया जाता है, और ये जो लेफ्ट साइड पे प्लेन है इसको एक्स जी प्लेन का नाम भी दिया जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये दो पॉइंट्स हैं, जैसे P एक पॉइंट है जिसकी जो लाई करता है 1 2 3 पे, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और ये z की वैल्यू है।
अगर आप यहाँ पे देखें तो बेसिकली ये उसने कुछ ब्लॉक्स बना के समझाने की कोशिश की है कि ये अगर एक्स एक्सिस है तो चूंकि एक्स की वैल्यू 1 है इसलिए हम यहाँ से एक ब्लॉक आगे आएंगे, y की वैल्यू 2 है तो इन द डायरेक्शन ऑफ y हम 2 ब्लॉक्स आगे आएंगे, और z की वैल्यू चूंकि 3 है तो हम 3 ब्लॉक्स ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो ये z की वैल्यू है। तो अब हम अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को देखें कि वो कहाँ पे मिल रहे हैं, तो x1 जो है वो यहाँ पे आएगा, y1 यहाँ पे आएगा, फिर हम z की वैल्यू यहाँ से 3 ब्लॉक्स ऊपर लेके जाएं तो ये 3 ब्लॉक्स ऊपर हम यहाँ पे पहुंचेंगे। तो ये बेसिकली जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट 1 2 3। इसी तरीके से अगर हम एक और पॉइंट देखें Q2 - 2 1, x की वैल्यू जो है वो 2 है, y की वैल्यू -2 है, यानी +2 इस डायरेक्शन में माइनस इस डायरेक्शन में, ये y -2 है, z +1 है, तो z 1 ब्लॉक अप। तीनों पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो ये हमारे पास q जो है वो 2 - 2 1, ये हमारे पास q की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से अगर हम हमारे पास एक पॉइंट P है, जैसे ये इसमें एक क्यूब सा यहाँ पे शो किया है, तो इस क्यूब की ये जो बैक पे लाइंस हैं वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही, लेकिन अगर हम उसको ड्रा करने की कोशिश करें तो इस तरीके से ये बैक वाली लाइंस हमने इस तरीके से ड्रा की हैं। लेट अस से पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी हमारे पास इस बैक एंड पे, जो क्यूब की बैक एंड है वहां पे एक पॉइंट पी मौजूद था, उस पॉइंट को हम मूव करते हैं, पॉइंट पी से पॉइंट पी डैश पे लेके आते हैं, और लेट अस से पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कोई भी एक्स वाई जी की कोई भी वैल्यू थी, और पी डैश जो बेसिकली है वो एक्स में हमने कुछ डी एक्स थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दी है, वाई में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दी है, जी में कुछ जो है हमने ऐड कर दिया डिस्टेंस। तो पॉइंट पी डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जी प्लस डी जी, ये पॉइंट पी डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि पॉइंट पी को हमने मूव कर दिया है इन ऑल 3 डायरेक्शंस, डी एक्स, डी वाई और डी जी। इतनी लेंथ हमने जो है वो ऐड कर दी है पॉइंट पी के अंदर। अगर आप ये देखें कि जब हमने ये किया है पॉइंट पी को, ये बैक साइड पे बेसिकली पॉइंट था, यहाँ पे फ्रंट साइड पे हम इसको लेके आ गए हैं, तो इसमें एक्स वाई जी तीनों की वैल्यूज ऐड हुई हैं। तो ये तीनों वैल्यूज ऐड होने से जो हमारे पास ये जो ज्योमेट्रिकल शेप बनी है, दिस इज कॉल्ड पैरेललोपिड, और इसके बेसिकली 6 साइड्स होते हैं, 6 प्लेन्स हैं, इसकी 6 साइड्स हैं। जैसे हमारे पास लूडो का दाना होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही जो है वो इसकी शेप है। उसकी भी जो कि 6 साइड्स होती हैं 1 से लेके 6 तक। हमारे पास वो जब हम लूडो के दाने को रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 या 6 हमारे पास आता है, तो 6 उसकी जो कि मैक्सिमम साइड्स होती हैं। तो ये पैरेललोपिड जो है वो इसकी भी 6 हमारे पास साइड्स हैं, या 6 प्लेन्स हम इसको जो है वो कह सकते हैं। और आप अगर गौर करें तो ये जो पॉइंट पी था, चूंकि इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी थे, तो अब यहाँ पे नोट करें तो इसकी ये जो लेंथ है, ये लेंथ बेसिकली हमने जब पी से पी डैश पे आने के लिए ये लेंथ हमने ऐड की है। पी से पी डैश पे आने के लिए हमने एक्स की ये वाली लेंथ जो है वो ऐड की है, और इस लेंथ को जो है वो डी एक्स का हमने नाम दिया है कि डी एक्स हमने लेंथ जो है वो बेसिकली ऐड की है। ये वाली लेंथ भी डी एक्स है, और ये ज़रा ये लेंथ जो है ये भी डी एक्स है। तो एक हमने dx लेंथ ऐड की है, फिर p से p डैश पे आने के लिए y की जो लेंथ ऐड की है वो dy है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये dy लेंथ है। और फिर p से p डैश पे आने के लिए z की जो लेंथ ऐड की है वो ये dz है, ये वाली dz है, या ये dz है, या ये, इनमें से सारी ये जो वैल्यूज हैं ये dz हैं। तो अब देखें ये जो 6 साइड्स हैं इनका एरिया जो है वो किसके बराबर होगा। अगर हमारे पास ऐसे कोई भी रेक्टेंगल है या हमारे पास कोई स्क्वायर है, इसकी अगर ये साइड हमारे पास x है, ये साइड y है, तो इसका एरिया जो है वो हमें पता है कि x y के बराबर होगा। तो इसी तरीके से इसका अगर लेंथ जो है वो dx है, इसकी लेंथ dy है, तो इसका एरिया जो है वो हमें पता है कि dx dy होगा। तो इसी तरीके से ये लेंथ अगर dy है और ये लेंथ अगर dz है, तो ये जो एरिया है dy dz कहलाएगा।
ये लेंथ अगर dx है, ये dz है, तो ये जो एरिया है dx dz कहलाएगा। ये ऊपर वाली जो साइड है उसके लिए ये जो लेंथ है ये dy है, ये dy है, ये लेंथ dx है, तो ये ऊपर वाला एरिया जो है वो dx dy कहलाएगा। इस तरीके से बॉटम का जो एरिया है वो भी dx dy होगा। तो ये इन तीनों ये 6 डिफरेंट साइड्स के इस तरीके से एरिया जो है वो dx dy dy dz और dx dz के बराबर होंगे। ये dx dz ये वाला एरिया है। बाकी 3 साइड्स का भी एरिया इतना ही होगा। और अगर हम इसका पूरे का वॉल्यूम चेक करें तो dv जो वॉल्यूम होगा वो चूंकि तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आ जाता है। अगर हम किसी रूम का वॉल्यूम चेक करना चाहें, एक साइड अगर फॉर एग्जांपल 10 फीट है, दूसरी साइड जो है वो 6 फीट है, तीसरी साइड जो है वो लेट अस से अगेन 10 फीट है, यानी कि ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है। तो ये हमें पता है कि ये 10 इंटू 10 100 और इंटू 6 600, तो ये 600 हमारे पास क्यूबिक फीट, अगर फीट में है तो क्यूबिक फीट जो है वो हमारे पास ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि तीनों साइड, एक dx है साइड, एक dy है साइड और एक साइड dz है, तो इस पूरे का जो वॉल्यूम है dv दैट विल बी इक्वल टू dx dy एंड dz। ये वही बात जो भी मैं आपको समझा रहा था कि 3 हमारे पास बेसिकली डिफरेंशियल एरियाज, 6 डिफरेंशियल एरियाज हैं जिनको हम ds का नाम देंगे। एक dx dy है, एक dy dz है, एक dz dx है। और अगर हम p और p डैश का डिस्टेंस देखना चाहें कितना है, तो वो बेसिकली इस तरीके से देखा जा सकता है। इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे एक जस्ट हमारे पास रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है, इसमें ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P डैश है, ये पॉइंट P, सॉरी ये पॉइंट सिर्फ P है, ये अगर P डैश है, तो अगर ये लेंथ जो है वो dx है और ये लेंथ जो है वो dy है, तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों का, ये हमें पता है कि पैथागोरस थ्योरम के तहत हम ये लिख सकते हैं कि dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों का, ये dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर होल अंडर रूट, ये इसका डिस्टेंस है। तो इस तरीके से अगर क्यूब है जिसकी 3 साइड्स हैं, तो क्यूब में जो है वो ये तीनों का स्क्वायर dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर होल अंडर रूट, तो दिस विल गिव अस द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड P डैश।